रागादि रोगान सत्तानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह और अतिदान जंगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो विषय है वो स्रोतस परीक्षा के साथ संकलित हमारा विषय है। इसके पहले हमारा उदर चिकित्सित के ऊपर हम जो संकलन देख रहे थे उसमें थोड़ा सा संकलन बाकी है, वो हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। लेकिन स्रोतस परीक्षण के अंतर्गत उत्पादक मूल दुष्टि और प्रवर्तक मूल दुष्टि को किस तरह से हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंतर्गत, चिकित्सा के अंतर्गत किस तरह से उसको निदान और चिकित्सा के अंतर्गत हमें देखना चाहिए, उसके ऊपर हम विचार अभी हम देखेंगे। तो खास तो पहले ये जो उत्पादक और प्रवर्तक मूल दुष्टि है वो स्रोतस दुष्टि के अंतर्गत आविर्भाव विषय है। और मुख्य रूप से इसके जो उत्पादक और प्रवर्तक मूल इसमें बताए गए हैं संहिता में, वो सांप्रत समय में जो हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जो रिपोर्ट लेकर रोगी पुरुष आता है सांप्रत समय में, वो ये 13 स्रोतस के उत्पादक और प्रवर्तक मूलों के साथ संकलित आराम से हो सकता है। बराबर, मान लो लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, स्प्लीन का हो गया, कि भाई हृदय का हो गया, फिर आर्टरी का हो गया, वेन्स का हो गया, या शुगर रिपोर्ट ले लो, यूरिन फंक्शन ले लो। जितने भी एलोपैथी के डायग्नोसिस के अंतर्गत वेरिएशन आते हैं वो सभी हमारे अंतर्गत उत्पादक प्रवर्तक मूल प्रणाली के आसपास के द्वारा संचालित होने के आश्रित ये सब एग्जामिनेशन रिपोर्ट रहते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो पहले तो आता है उत्पादक मूल। तो हमारे शरीर में 13 स्रोतस के उत्पादक और प्रवर्तक, ऐसे जो दो विभाजन है, वो खास करके निदान और चिकित्सा में वो दोनों की अलग अलग प्रकार का चिकित्सकीय दृष्टिकोण आपको देखना चाहिए। उसी कारण संहिता में प्रत्येक स्रोतसों के दो दो भेद, यानी उत्पादक मूल और प्रवर्तक मूल, ऐसे प्रत्येक स्रोतसों में दो मूल बताए गए। दोनों मूलों का अपना स्वतंत्र कार्मुकत्व और अपना स्वतंत्र निदान और चिकित्सा का दृष्टिकोण की अपेक्षा रखते। उत्पादक मूल 13 स्रोतसों के उत्पादक मूल कोष्ठ के भाग के साथ संकलित है, यानी कि कोष्ठ द्वारा उत्पादक मूलों का अनुवर्तन, पोषण और उसका कार्य अनुवर्तन कोष्ठ द्वारा संचालित और पोषित रहता। उत्पादक मूलों की दृष्टि में, यानी कि उत्पादक मूल की यदि आपको एग्जामिनेशन या दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत स्रोतो दृष्टि के अंतर्गत यदि उत्पादक मूल दुष्ट मिल रहे हो तो प्रधान रूप से कोष्ठ की योग्य रूप से आपको सारवार करने से उत्पादक मूल प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जुड़ते। दूसरा इसमें क्या आता है, जठराग्नि द्वारा उत्पादक मूल पोषित, अनुवर्तित और अनुबंधित रहते हैं। 13 स्रोतसों के सभी उत्पादक मूल जठराग्नि और रस द्वारा पोषित, अनुबंधित और अनुवर्तित रहते, यानी कि सापेक्ष जठराग्नि कर्म उत्पादक मूलों को प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जोड़ेगी। तो आपके पास आने वाले रोगी पुरुष में यदि एग्जामिनेशन के अंतर्गत यदि उत्पादक मूल में वेरिएशन आ रहा है या विकृतीकरण आ रहा है, तो आपको प्रथम इसके सापेक्ष कर्म अनुवर्तन के लिए जठराग्नि की चिकित्सा, लंघन, दीपन, पाचन को खूब अच्छी तरह से चलाना। मात्र यही एक इसका उपक्रम है जो उत्पादक मूलों को प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जोड़ने वाला समुत्थान भेद करेगा। जठराग्नि, कोष्ठ और आमाशय समुत्थ पूर्वक उत्पादक मूल दुष्ट होते। जठराग्नि निरपेक्ष
कोष्ठ निरपेक्ष और आमाशय निरपेक्षता पूर्वक प्रधानतः उत्पादक मूल अपना कार्य करना छोड़ देते हैं और दूषितीकरण या तो विकृतीकरण प्रक्रिया उत्पादक मूलों में शुरू होती। सभी उत्पादक मूलों का पोषण जैसे जठराग्नि करती है, उसी तरह यह सभी उत्पादक मूलों का केंद्र पोषक स्थान ग्रहणी षष्ठी पित्त धरा कला, ये इसका संस्थान या केंद्र स्थान, यानी कि सभी उत्पादक मूल जो स्वतंत्र अधिष्ठान के रूप में विद्यमान है, ये अधिष्ठान परीक्षण अंतर्गत आते हैं। ये सभी उत्पादक मूलों के अधिष्ठान का केंद्र स्थान ग्रहणी स्थान, यानी कि ग्रहणी नामक षष्ठी पित्त धरा कला, यह सभी 13 स्रोतों के उत्पादक मूलों का प्राकृत कर्म अनुवर्तन का स्थान है। अधिष्ठानों में का भी केंद्र स्थान बताया गया कि यह ग्रहणी स्थान द्वारा पोषित है। बराबर। यदि इसमें भी मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से कहूँ, यदि सिर्फ क्रियात्मक विकृति हो, उत्पादक मूलों में मात्र क्रियात्मक विकृति हो, तो जठराग्नि की सारवार करने से प्राकृत कर्म अनुवर्तन से ये जुड़ेंगे। जठराग्नि और अपने अग्नि की 2 सारवार आप साथ में जोड़ सकते हो, यानी कि रस रक्त मांस मेद की, जो सूत्र स्थान के अनपान चतुष्क में अच्छी तरह से लिखी है। और यदि रचनात्मक विकृति आ जाए, एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस आ जाए, तो उसमें आपको ग्रहणी स्थान की सविशेष सारवार करनी चाहिए। क्रियाओं में जठराग्नि की सारवार करें, रचना एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस के अंतर्गत ग्रहणी स्थान अच्छी करने की महत्तम आपको स्थिति उपार्जित करनी चाहिए। बराबर। इसमें आपको थोड़ा विचार विमर्श अध्ययन करके आगे आपको जाना। उत्पादक मूल जो कोष्ठ, जठराग्नि, आमाशय और ग्रहणी, इसके ये 4 आपको अनुबंध बताए। कोष्ठ, जठराग्नि, आमाशय और ग्रहणी, इसके आसपास उत्पादक मूल घूमते, यानी कि उत्पादक मूलों की जो प्रक्रिया हो रहती है, जो अपना कर्म अनुवर्तन रहता है, वो जठराग्नि, कोष्ठ, आमाशय और ग्रहणी द्वारा पोषित रहता है या उसके आश्रित रहता है। उत्पादक मूल स्वतंत्र नहीं है, वो ये 4 स्थिति के द्वारा आश्रित है। कोष्ठ, जठराग्नि, आमाशय और ग्रहणी। दूसरा, कौन कौन से उत्पादक मूल कोष्ठ, जठराग्नि, आमाशय और ग्रहणी और रस की अपेक्षा रखते हैं? तो हृदय स्थान। यदि आपके रोगी के अंतर्गत हृदय स्थान में कोई भी क्रिया या रचना हानि मिल रही हो, तो आपको कोष्ठ, जठराग्नि, आमाशय, ग्रहणी और रस की सापेक्ष अनुवर्तन का विचार करना चाहिए। उसी कारण सुराणी साहेब की चरक संहिता चिकित्सक दृष्टि यदि आप बुक का अध्ययन करें, तो प्रस्तावना में भी लिखा है कि हृदय रोग के अंतर्गत अजीर्ण का विचार करने से हृदय रोग में खूब अच्छा परिणाम मिलता है। तो यह जो संकलन स्थिति है, उसको पूर्ण रूप से वैज्ञानिक संकलन और अध्ययन से तैयार की गई। दूसरा आता है यकृत स्थान, लीवर फंक्शन। आप यकृत को लीवर के साथ आराम से जोड़ सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। लीवर फंक्शन या लीवर की एनाटॉमी, यकृत की रचना और क्रिया हमारे शरीर के अंतर्गत कोष्ठ, जठराग्नि, आमाशय और ग्रहणी के साथ संकलित है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं कि जो शुगर है हमारे शरीर के अंतर्गत, शुगर का जो मात्रा हमारे शरीर में रहती है, वो एलोपैथी के अनुसार और हमारे भी अनुसार यकृत द्वारा मुख्य रूप से उसमें संचालन रहता है शुगर का। बराबर। तो जो लीवर फंक्शन है हमारे प्रमाण में भी उसी तरह से चलता है। तो यकृत स्थान के द्वारा जितना भी शुगर का लेन देन रहेगा, वो आप यकृत स्थान की सापेक्षीकरण से अच्छा कर पाओ।
आप समझे। तो जठराग्नि, आमाशय, कोष्ठ और ग्रहणी अच्छे करने पर यकृत स्थान के सापेक्ष अनुवर्तन से आपको लीवर फंक्शन के द्वारा जितनी भी विकृति अफेक्ट होती है, ये तो शुगर एक प्रमाण आपको दिया, वरना जितना भी लीवर फंक्शन बिगड़ता है उसमें आप इसका विचार कर सकते हो। दूसरा आता है स्नायु स्थान। देखिए, अभी कोई रोगी आपके पास आए क्लिनिकल एग्जामिनेशन में और आपको ये स्पष्ट हो गया कि इसमें स्नायु विकृति, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह स्नायु हमारे शरीर के अंतर्गत जठराग्नि के आश्रित रहते। हमारे शरीर के सभी स्नायु जठराग्निगत अनुबंध से आश्रित है, यानी कि जठराग्नि का जो मांसगत पोषक स्थान है, आप समझे, जठराग्नि रस, रक्त, मांस, मेद सभी के पोषकांश बनाती है। उसमें मांस का जो पोषकांश है उसके अनुबंधित निरपेक्षता के कारण स्नायुओं में विकृतिकरण हो रही, बराबर, क्योंकि मांसाग्नि अपने पोषकांश को ग्रहण करने वाली, उसकी निरपेक्षता से अपना पोषकांश या अपने संस्थान में विकृति करेगा। जठराग्नि का मांसगत पोषकांश निरपेक्ष होने से मांस के स्नायुगत प्रभाव आएगा। इससे हमारी संहिता में मांसगत वात, हमारे शरीर में मांसगत वात, स्नायुगत अनुवर्तन हमें दिखाता है पेशेंट में, रोगी में। तब आपको जठराग्नि की अपेक्षा में इसकी सारवार, स्नायु हमारा जठराग्नि द्वारा अच्छा होता है। अब इतना भी हमें ख्याल आ जाए कि हमारा कोई रोगी में यदि स्नायुओं में तकलीफ है तो आपको जठराग्नि की सारवार करनी। आप मुझे कोई रोग बताए जिसमें स्नायुओं में तकलीफ आती। एक सिंपल मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है उसमें स्नायु विकृत होते, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी पूर्ण रूप से ग्रहणी आश्रित है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी पूर्ण रूप से ग्रहणी आश्रित व्याधि, क्योंकि क्या हो रहा है, उसमें क्षय हो रहा है, बराबर, और ग्रहणी द्वारा उसमें पोषण, अगर ग्रहणी अच्छी हुई तो ही ये ठीक होगा, बराबर। कैसे करनी वो आपको सोचना है, लेकिन यह मैं आपको दिशा निर्देश बता रहा हूँ। दूसरा, आर्थराइटिस के काफ़ी रोगियों में स्नायुगत विकृति रहती है। दूसरा, स्नायुगत शोथ के लिए आप क्या एग्जामिनेशन करते हो? शोथ हो तो क्या आप रिपोर्ट हम लेकर आते हैं? रिपोर्ट में शोथ हुई तो मान लो सीआरपी है, ईएसआर है, यह इसमें वेरिएशन आ रहा है, तो यह क्या बता रहा है कि आंतरिक स्थिति में कहीं शोथ की स्थिति अवेलेबल है। उसमें भी स्नायुगत शोथ में भी यह वेरिएशन आ सकता है, तो उसमें भी आप यह चिकित्सा या अधिष्ठानों की विचार करें। अभी कई रोगियों में आम बात होता नहीं है, लेकिन उसका सीआरपी या ईएसआर ठीक ही नहीं होता कि वो एलिवेटेड ही रहता है, और ये एलिवेशन उसको काफ़ी तकलीफ देता है। तो इस एलिवेशन को ठीक करने के लिए आपको जठराग्नि, कोष्ठ, आमाशय, रस और ग्रहणी का विचार करना चाहिए। इसके बाद आता है वृक्क स्थान, यानी हमारी दो किडनी इसके नज़दीक की है वृक्क स्थान। तो वृक्कोद्भव हमारे शरीर में जठराग्नि द्वारा अनुमोदित है, यानी कि जठराग्नि का जो मेदगत पोषकांश है उसका निरपेक्षीकरण से वृक्कोद्भव बिगड़ जाते हैं। तो आपको इसमें मुख्य रूप से जठराग्नि, कोष्ठ, रस और मेदगत पोषकांश की स्थिति उत्तम धारित करवानी, तभी उसका फंक्शन और रचना अच्छी हो पाएगी। तो जितना भी रिनल फंक्शन टेस्ट जो आता है उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो उसका पूर्ण रूप से जठराग्नि, रस, आमाशय, कोष्ठ, अग्नि द्वारा अनुबंधित है। रिनल फंक्शन टेस्ट, बराबर। मेद स्थान, मेद की स्थिति
में कोई भी विकृति आना मेद का स्नेहन कर्म है। एक मुख्य एक रोग आपको बताऊं तो भाई स्थौल्य अवस्था, जो मेदकरण की विकृति है। तो स्थौल्य प्रदोषित स्थिति या स्थौल्य प्रकृतिगत जितनी भी विकृतियां होती है उसमें पहले आपको इसकी स्थिति का विचार करना चाहिए। संहिता में स्पष्ट लिखा है मेद हमारे शरीर में जठराग्नि द्वारा ही पोषित होता है, यानी कि उसका मेद स्थान, मेद बनना मुख्य रूप से इसके आश्रित है। और इसके बाद आता है अस्थि स्थान। जो मेद स्थान और अस्थि स्थान, इसमें अस्थि स्थान भी जठराग्नि, आमाशय, कोष्ठ और गृहिणी द्वारा उत्पन्न होगा। तो आपको एक यही भी विचार आएगा कि भाई इसमें दो ही ऐसी धातुएं लिखी है उत्पादक मूलों में जो स्वतंत्र उत्पादक मूल के अधिकार में आती है, यानी कि वो जनरेशन का काम करती, बनाती है शरीर में, यानी कि ये हमारे शरीर में उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई। तो जो अस्थि है उसका भी हमें जठराग्नि, कोष्ठ, आमाशय, गृहिणी सापेक्षीकरण पूर्वक कार्य करना चाहिए। शुक्रगत आता है वृषण स्थान। जितना भी वृषणगत स्थिति है हमारे शरीर में, यदि आप उसको ठीक करना चाहो, स्पर्म एनालिसिस पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है, तो आप मात्र एक ही जठराग्नि अधिकार है इसके अंतर्गत, तो ही यह स्पर्म फंक्शन या शुक्रगत स्थिति का उत्पादन प्रक्रिया अच्छी हो पाएगी। तो क्या करना चाहिए? फिर पुरुष में आता है पक्वाशय, मूत्र में आता है उत्पादक मूल बस्ती। अब मान लो कई रोगी आपके पास आएंगे जिसमें सिर्फ बस्ती यानी ब्लेडर, यही है बस्ती, उसकी नज़दीक की है, बराबर, ब्लेडर की विकृति। आप कई रोगियों में आपने देखा है सिर्फ ब्लेडर का ही उसको तकलीफ है, यानी ब्लेडर का जो कर्म है वो सापेक्ष नहीं हो पाना। ऐसी जितनी भी विकृति है उसमें जठराग्नि अनुवर्तन सापेक्ष करना चाहिए। दूसरा श्वेत का आता है त्वचा। तो हमारा जो त्वचा है वो हमारे शरीर में श्वेत का उत्पादक मूल है और वो जठराग्नि आश्रित है। मांस प्रवर्तक मूल में त्वग आएगा, वो भी वो धात्वाग्नि, महाभूताग्नि आश्रित। तो यह भी आपको देखना चाहिए। जैसे कि ज्वर में श्वेत वायु स्रोतस बिगड़ जाता है तो वो त्वचागत अनुवर्तन के अंतर्गत आएगा। उदर रोग के अंतर्गत भी बिगड़ जाता है। जितने स्वेद अनुवर्तन बिगड़ता है वो सभी पूर्ण रूप से जठराग्नि, कोष्ठ, आमाशय की अपेक्षा रखते। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि ये उत्पादक मूल में कर्म अनुवर्तन बिगड़ने को मिलता है तो पहले जठराग्नि का चिकित्सा विचार करें, यानी जठराग्नि को ठीक करे। क्या करना चाहिए? लंघन, दीपन, पाचन इति जठराग्नि चिकित्सा। क्या करे? कोष्ठ शुद्धि करे। कोष्ठ शुद्धि से समझना चाहिए दोष शुद्धि। कोष्ठ एक रोग मार्ग है, यानी कि दोष शुद्धि करे, कोष्ठ को अच्छा करे, बराबर। दूसरा क्या करे? आमाशय शुद्धि करे, गृहिणी स्थान शुद्धि करे। ये क्या है? आवंतर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें मैंने लिखा है। जठराग्नि, कोष्ठ, आमाशय और गृहिणी, यह चार ठीक हो जाए परीक्षण के अंतर्गत तो 110% ये सभी फंक्शन आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या करें? ये कल्पना है कि मुख्य दो ही कल्पना, एक वमन और एक विरेचन। उत्पादक मूल प्रधानतः चिकित्सा क्रम अंतर्गत वमन कल्पना की अपेक्षा रखते, या उसके द्वारा उसमें कर्म अनुवर्तन ठीक होना महत्तम अपेक्षित है। रस साध्य है, यानी कि षड रस, पथ्यापथ्य, स्वश्रुत और अनपान चतुष के द्वारा उत्पादक मूलों में परिवर्तन आप कर सकोगे। यानी कि मेद, अस्थि, त्वचा, बस्ती, यकृत, स्नायु, वृक्क, इसमें रस चिकित्सा काफ़ी उपयोगी होगी।
पथ्य रस और अनपान काफी उपयोगी होगा। दूसरा आता है प्रवर्तक मूल। प्रवर्तक मूल दुष्टि लक्षण यदि आपको मिल रहे हैं तो इसमें 13 स्रोतों के प्रवर्तक मूलों में शाखा मर्मास्थि संधि के भाग और उसका साथ संकलन, यानी जो प्रवर्तक मूल है वो शाखा मर्मास्थि संधि के द्वारा बने हुए हैं और उसके द्वारा अनुबंधित और अनुवर्तित है। धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के पोषकांश से प्रवर्तक मूलों का अनुवर्तन और अनुबंध चलता है। धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के पोषकांशों द्वारा इसका अनुबंध और अनुवर्तन चलता है। धात्वाग्नि महाभूताग्नि शाखा मर्मास्थि संधि और पक्वाशयी समूह तत्व के पूर्वक प्रवर्तक मूलों के अंतर्गत निरपेक्षीकरण या विकृतीकरण प्रक्रियाओं होती है। धात्वाग्नि महाभूताग्नि शाखा मर्मास्थि संधि और पक्वाशयी समूह तत्व पूर्वक प्रवर्तक मूलों में विकृतीकरण प्रक्रियाएं आकार लेती, प्रधान रूप से पक्वाशय द्वारा पोषित है। प्रवर्तक मूल कौन कौन से? रसवाह 10 धमनी। मान लो हृदय अच्छा है लेकिन जो धमनियां है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है या उस धमनी का प्राकृत कर्म अनुवर्तन नहीं हो रहा है तो आपको प्रवर्तकों मूल का विचार करना चाहिए। ऐसे रोगी है, आपको ख्याल होगा कि जो सिर्फ 10 धमनी है उसी की उसको विकृति, हृदय बराबर चल रहा है उसका, यदि आप हृदय फंक्शन निकालो तो वो अच्छा चल रहा है लेकिन उसको विकृति है आर्टरी। ऐसे काफ़ी रोगी है जिसमें सिर्फ आर्टरी का ही तकलीफ, रसवा 10 धमनी बिगड़ गई, वो भी रिपोर्ट लेकर आते हैं कि ये उसको स्पष्ट रूप से जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो भी ये कहते हैं आपको हृदय का कोई तकलीफ ही नहीं, आपको जो बीमारी है वो आर्टरी की बीमारी, तो आर्टरी का अपना अलग बीमारी रहता है। तो संहिताकार ने पहले से कहा है कि यह प्रवर्तक मूल है। प्लीहा स्प्लीन नजदीक का स्थान है, यह भी पूर्ण रूप से प्रवर्तक आश्रित है, बराबर। तो ये मैंने उसमें शुगर का बोला था, तो शुगर में प्लीहा का भी अपना एक रोल रहता है। ये मान लो यकृत और प्लीहा दोनों मिलकर हमारे शरीर में चयापचयी प्रक्रिया अच्छी तरह से चलवाते, रक्त आश्रित पाचन तंत्र अच्छी तरह से चलता है। तो एक में दोनों में इसमें एक आम उत्पादक और दूसरा प्रवर्तक मूल अपेक्षित है। त्वग स्थान मांस का प्रवर्तक मूल है, त्वग स्थान। अभी मान लो त्वग स्थान विकृत हो गया तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो त्वग स्थान है वो प्रवर्तक मूल है, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि से बनता है और उसके द्वारा अनुमोदित और पोषित है। यानी कि मांस का धात्वाग्नि और महाभूताग्निगत भाग, प्रवर्तक भाग यहाँ बिगड़ चुका है, इसीलिए कुष्ठ में इसका बहुत बड़ा रोल त्वग का। इसीलिए कुष्ठ में हम प्रवर्तक मूल धात्वाग्नि महाभूताग्नि चिकित्सा इसमें लागू करते हैं। मेद में आता है वपावहन स्थान, बराबर, ये इसका प्रवर्तक मूल है। अस्थि में आता है जघन स्थान। मान लो जघन विकृति रोगी बोल रहा है तो आपको उसमें प्रवर्तक मूल, अस्थि के प्रवर्तक मूल पे कार्य करना, प्रवर्तक मूल सापेक्षीकरण पर कार्य करना। मज्जा में आता है संधि स्थान। सूक्ष्म संधि स्थान हमारे यदि विकृत होते हैं तो आपको प्रवर्तक मूल अग्नि, धात्वाग्नि महाभूताग्नि शाखा मर्मास्थि संधि का विचार करना चाहिए। फिर हमारा जो कंडरा रहता है, कंडरा स्नायु कंडरा, तो स्नायु जैसे उत्पादक मूल आश्रित है तो कंडरा है जो वो है वो प्रवर्तक मूल आश्रित है, बराबर। शुक्र में आता है लिंग। अभी देखो ये मैं अच्छी आपको, मान लो स्पृशन स्थान सापेक्ष लेकिन लिंग बिगड़ा हुआ, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसके अंतर्गत धात्वाग्नि महाभूताग्नि प्रवर्तक मूल चिकित्सा कार्य करेगी।
स्पर्म एनालिसिस नॉर्मल आता है इसमें ऐसे रोगियों, लेकिन लिंग पे ऊपर कार्य आपको नहीं मिल रहा है। ले वो आप देखना। पुरुष में आता है स्थूलगुद। स्थूलगुदगत जितने व्याधि संग्रह और भगंदर कोई भी स्थूलगत व्याधि, उसमें आपको प्रवर्तक चिकित्सा करनी चाहिए। वंक्षण स्थान प्रवर्तक आश्रित, वंक्षण स्थान दूसरी वाले भी कई रोगी, उसमें सिर्फ वंक्षण स्थान वेदना ही होती। जैसे कि मैं आपको कहूँ तो आपको मान लो आंत्रवृद्धि वाले रोगी हो, आंत्रवृद्धि, और वो उसने ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन वंक्षण स्थान जो उसमें विकृति है वो उसकी ठीक इसमें नहीं होती, तो उसमें वेदना, अनकंफर्टेबल या जो भी वो उसमें रहता है, तो उसमें आपको प्रवर्तक मूल ठीक करने। स्वेद में आता है रोमकूप स्थान। सिर्फ रोमकूप स्थान दूसरी के रोगी आपने देखे, उसमें रोमकूप स्थान ही बिगड़ा है, दूसरा उसमें कुछ कुष्ठ पुष्ट नहीं हो गया ना। तो आपको उसमें पता चलना चाहिए कि इसमें रोमकूप स्थान दूसरी में आपको प्रवर्तक मूल, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि, पक्वाशय के आश्रित चिकित्सा अनुवर्तन शुरू करना चाहिए। इसमें क्या रहता है, मुख्य रूप से धात्वाग्नि, महाभूताग्नि चिकित्सा सक्रम देनी चाहिए, सब क्रम की अपेक्षा रखेंगे। इसमें रह गया ये आस्थापन बस्ती प्रधान है, उत्पादक मूल। प्रवर्तक मूल अनुवासन बस्ती और विरेचन कल्पना द्वारा प्रधान सिद्ध होते हैं। ये इस विरेचन कल्पना, अनुवासन कल्पना के द्वारा मुख्य रूप से सिद्ध होते हैं। धात्वाग्नि, महाभूताग्नि चिकित्सा सक्रम देनी चाहिए, पक्वा से शुद्ध करना चाहिए, शाखा मर्मासी संधि शुद्ध करने चाहिए, और अन्नपान पश्चात औसत, सवीर्य औसत जो चिकित्सित स्थान में औसत चिकित्साओं का वर्णन है उसको सक्रम देना चाहिए। तो उत्पादक मूल, प्रवर्तक मूल का निर्देश जो हमने यहाँ पे दिया, ये आपको चिकित्साओं में बहुत उपयोगी आयाम के रूप में आपको मिलेगा। तो ये आपको चिकित्सा और निदान में सरलता प्रदान करेगा। थैंक यू।